हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सारे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 9 से इस ईयर क्लास 10th में प्रमोट हुए हैं, आज से इस सेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी बुक क्लास 10th आईटी बुक कोड 40 को। यस स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 की शुरुआत आज से हम इस सेशन से करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ओवरव्यू। यस स्टूडेंट्स, बहुत परेशानी थी आपको मैम, सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं बट आईटी कहीं नहीं मिल रहा है। भाई आपकी परेशानी का सॉल्यूशन निकल चुका है। मींस कि अब आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर क्लास 10th के जो लेटेस्ट वीडियोस है, लेटेस्ट करिकुलम है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिलेबस ओवरव्यू के साथ। पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सर्च कर लेना, आपको कहीं भी आईटी के लेटेस्ट करिकुलम के कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलना है। द वन एंड ओनली डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर आपको लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से, मींस जो किप्स की बुक है आपकी एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न पर बेस्ड है, जिसमें बेसिकली ओपन ऑफिस के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, जिसके क्वेश्चन आंसर्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मींस आप लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, 4 से 5 साल के ओपन ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाते हैं। उसी पर बेस्ड हम ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप अपनी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आप आईटी सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हो, 50 में से 50। अब आप सोच रहे हो मैम 50 मार्क्स? यस डियर स्टूडेंट्स, 50 मार्क्स आपके थ्योरी मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आईटी सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो थ्योरी में 50 में से 50 पूरे मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मेरी है। यदि आप मेरे साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक मेहनत करने वाले हो, जीरो से हीरो बनने वाले हो, बेसिकली आप पूरे फुल मार्क्स जरूर अचीव करोगे। ओके, कर ले शुरुआत आज के इस सेशन की विद दी क्लास 10th आईटी बुक 402। अब आप सभी को ये अच्छे से पता है कि जो आपकी बुक है बेसिकली वो 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, नहीं पता है भाई, अभी तक भी बुक खोल के नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो जरा बुक ओपन कर लो, क्योंकि आपको बुक के बारे में तो पता होना चाहिए। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कहीं कोई नहीं पढ़ाता है, मैम मिलता ही नहीं है आईटी का कंटेंट, कहाँ ढूंढे, किससे मदद ले, कैसे पढ़ाई करें, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे आपकी बरखा मैम आ चुकी है आईटी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ और बस मेरे साथ में पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मींस आपको मैं यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल करवाऊंगी प्रैक्टिकल के साथ इन आईटी बुक। ओके, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बुक ओपन कर लिया, इंडेक्स पेज खोल के देखो। उस इंडेक्स पेज में आपको दिखेगा कि आपकी जो ये बुक है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जैसे 9th में भी आपने देखा होगा, 9th में भी पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड थी। पार्ट ए बेस्ड ऑन एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स। पार्ट ए का क्या नाम है? पार्ट ए बेस्ड है आपका एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स पर, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स क्यों ऐड किया है, इस पार्ट को क्यों जबरदस्ती आईटी की बुक में इंक्लूड कर दिया है? तो बेटा सीबीएसई हर चीज को ध्यान में रखकर डिफाइन करती है। मींस कि आपका यदि 9th क्लास के आईटी की बुक में एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, एनसीईआरटी सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, तो एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स को ऐड करना बनता है। मींस 9th 10th से ही आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जाना चाहिए जो बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होते हैं आफ्टर 11th एंड 12th, while you building your career, while you growing in some organizations or in your बिजनेस। तो जब भी आप 11th 12th के बाद कहीं भी अपने फ्यूचर में कुछ जॉब करते हो, नया बिजनेस स्टैब्लिश करते हो, है ना, अपने करियर में आगे बढ़ते हो, सक्सेस अचीव करने वाले होते हो, तो किन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की आपके अंदर नीड होना चाहिए, किन पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स की आपके अंदर जरूरत होना चाहिए, वो बेसिकली इस पार्ट ए में इंक्लूड किया गया है। तो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, क्लास 10th में भी आपको कुछ यूनिट्स यहाँ मिलेंगी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर बेस्ड होंगी। अब वो क्या यूनिट्स है, उनमें क्या चैप्टर्स पढ़ना है, वो ओवरव्यू आज मैं ओवरऑल आपको देने वाली हूँ। वहीं यदि मैं पार्ट बी की बात करूं, तो हमारा सब्जेक्ट आईटी है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो स्किल्स है वो बेसिकली पार्ट बी में आपको मिलेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स मतलब आईटी से रिलेटेड, आईटी में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कौन कौन सी यूनिट है जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो बेसिकली आपको पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में पढ़ने को मिलेगी। ओके, सो अंडरस्टूड है ये चीज अच्छे से कि आपकी जो बुक है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है, जिनमें फर्दर कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पहली यूनिट आपकी बुक में दी होगी, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? व्हेनेवर यू वांट्स टू एक्सचेंज some ideas, thoughts with the person, या whenever you talk to someone, this is called communication, ठीक है। अब ये communication skills किस तरीके से आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो,
ठीक है। तो वो बेसिकली आपको इस यूनिट में दिया हुआ है अलग अलग चैप्टर्स में। कम्युनिकेशन होता क्या है, कितनी मेथड्स होती हैं कम्युनिकेशन की, ओरल, वर्बल, रिटन, कितने तरीके से आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, व्हाइल यू कम्युनिकेटिंग विद समवन, तो आपको क्या डिफिकल्टीज, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसे हम बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो सारी चीज हम चैप्टर 3 में देखेंगे। चैप्टर 4 बेस्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर। यस डियर स्टूडेंट्स, जो जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, इफेक्टिव हो, उसके लिए आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना। मींस वॉइस क्लियर हो, जो आप बोल रहे हो वर्ड्स क्लियर हो, कंप्लीट हो, कॉन्साइज और प्रिसाइज वे में आप बात करो ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके और आपको फीडबैक सेंड कर सके। तो जब आपको फीडबैक मिला मींस कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हुआ। तो फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली वो इस चैप्टर में हम देखेंगे, कितने टाइप के फीडबैक्स होते हैं ना, एवरीथिंग। तो ये जो कम्युनिकेशन के चैप्टर है ये आपके ओरल रिटन कम्युनिकेशन पर बेस्ड होंगे। किस पर, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन पर। ठीक है, अब रिटन कम्युनिकेशन के लिए आपको जरूरत होती है कुछ राइटिंग स्किल्स की भी, है ना जी। ओरली तो हम कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले को ध्यान में रखकर बात करनी होती है ओरली भी, ताकि वर्ड्स उसको अच्छे लगे, जो भी आप बोल रहे हो वो उस तक पहुंचे, आपकी बात को वो समझे। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो वर्ड्स आप बोल रहे होते हो वही आपको लिखकर कन्वे करने होते हैं। तो जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हो तो आपको ध्यान रखना होता है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आप जो भी लिख रहे हो प्रॉपर सेंटेंस, प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करो। सो राइटिंग स्किल्स के लिए आपको बेसिकली जो इंग्लिश की ग्रामर्स का पोर्शन होता है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह को सही तरीके से यूज कर रहे हो कि नहीं, सेंटेंस फॉर्म कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। सो बेसिक राइटिंग स्किल्स में हम राइटिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करना है वो सीखेंगे। ओके, सो कुल मिला के ये 5 चैप्टर्स है जो कम्युनिकेशन स्किल्स में इंक्लूडेड है। 9th क्लास में भी आपने देखा था, बट यहाँ पे ये चीजें एडवांस्ड पढ़ने को मिलेगी। 9th में आपने बहुत बेसिक पढ़ा था, 10th में हम वही सारी चीजों को रिवाइज भी करेंगे। सो डोंट वरी, यदि आपने 9th क्लास में कुछ नहीं भी पढ़ा है, 9th क्लास का आपको याद भी नहीं है, डोंट वरी, मैं जीरो से हीरो बनाने वाला काम यहाँ पे करने वाली हूँ। मीन्स कि हम 9th का भी रिवाइज करेंगे ड्यूरिंग दिस चैप्टर्स। जब इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो 9th का रिवाइज करके ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपको सब एडवांस्ड पढ़ना है। ओके, now second unit is self management skills. yes dear students, self management skills means कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो ठीक है, लेकिन आपको खुद को भी तो कंट्रोल करना आना चाहिए। आप खुद से कैसे मोटिवेट होते हो, आप खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अलग अलग सिचुएशंस को हम फेस करते हैं हमारी लाइफ में, हर पर्सन अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग कंडीशंस को, सिचुएशंस को फेस करता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालता है, अपने आप को संभालता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को कैसे मैनेज करना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो स्किल्स बेसिकली हम इन 2 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक्स के फॉर्मेट में, और दूसरा देखेंगे कि आप कैसे इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, कि आप किसी भी सिचुएशन से यदि स्ट्रेस फील कर रहे हो तो उस स्ट्रेस से कैसा बचा जा सकता है, ठीक है, और उसकी क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जो यहाँ पढ़ेंगे। यदि स्ट्रेस फ्री रहते हो तो ऑलवेज यू विल बी पॉजिटिव एंड एक्टिव, आप पॉजिटिव रहोगे, एक्टिव रहोगे हर काम को करने के लिए। और यदि आप खुद से अपने काम को करने के लिए कैपेबल होते हो, यदि ये एबिलिटी आपके अंदर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा ही नहीं सकती है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, दैट हाउ टू वर्क इंडिपेंडेंट। ओके, आ गई बात समझ में अच्छे से। तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, हर किसी के लिए वैलिड होते हैं और हर किसी के अंदर ये क्वालिटीज का होना जरूरी भी होता है। नाउ थर्ड इज ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। ICT स्किल्स जो कि जरूरी होते हैं आजकल सभी के लिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी एरा में है, इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, है ना, जहाँ पे एक ऑनलाइन वर्ल्ड होता है, जहाँ पे जैसी आपकी ऑफलाइन दुनिया होती है वैसी एक ऑनलाइन दुनिया भी होती है ना। आजकल सारे काम आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड हो गए। कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन ने जैसे हमारी एक लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, राइट। तो ICT स्किल्स भी आपके अंदर होना जरूरी होता है। मीन्स कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ आजकल क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं, किन चीजों के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, किन चीजों के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन्स इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली यदि देखा जाए तो 9th क्लास में आपने बहुत बेसिक्स पढ़ा था, कंप्यूटर क्या होता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, और है ना, एंड एवरीथिंग हमने सब 9th में डिस्कस किया था। लेकिन इन दिस क्लास, इन 10th क्लास आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे फाइल और फोल्डर को कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप पे आप मैनेज कर सकते हो, और कैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम को आप
केयर कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। सो बेसिकली 3 चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं आईसीटी स्किल्स में। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हर एक चैप्टर को, सो डोंट वरी। यदि आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स नहीं भी है तो भाई ये चैप्टर्स पढ़ के आपको काफी कुछ नॉलेज हो जाने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। अब ये स्किल्स क्या होते हैं मैम? तो जब आप आगे चल के कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनो, तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को हम एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं, जो इनिशियल लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आगे हायर ग्रोथ तक लेकर जाता है, सक्सेसफुल होता है। सो दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरल, और इसे ही बेसिकली हम एंटरप्रेन्योरल स्किल्स कहते हैं। मींस एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस कैसे चलाना है, क्या क्रिएटिविटी, क्या इनोवेटिव आइडियाज आपको यूज करना है, किस तरीके से आप प्रॉफिट को गेन कर सकते हो, किस तरीके से आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, है ना। मार्केट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रखकर कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। दिस इज included in this unit, that is entrepreneurial skills. Okay, so chapter 11 यहाँ पर included है इस यूनिट में, that is entrepreneur and entrepreneurship के नाम से। entrepreneur क्या होता है, entrepreneurship क्या होती है, इसके लिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिकली हम यहाँ पर सीखेंगे। एंड बिलीव मी, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मीन्स कि यदि आप आफ्टर 10th 11th 12th में एंटरप्रेन्योर एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको, उसे सिलेक्ट करते हो तो वहां आपको ये चैप्टर डिटेल में पूरा एक बुक मिलेगा जिसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाने वाली है। ओके, सो वहीं यदि हम बात कर लें 5th यूनिट की, दैट इज ग्रीन स्किल, है ना। देखो अब आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, सही तरीके से कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करना है वो सीख लिया, है ना। वहीं आपको खुद को कैसे मैनेज करना है तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स नाम की यूनिट दे दी। एक बिजनेस को कैसे डेवलप करोगे, बिजनेस आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, कस्टमर नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, एवरीथिंग इससे रिलेटेड कुछ चाहिए तो एंटरप्रेन्योर स्किल्स नाम से एक यूनिट मिल गया। टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है तो टेक्निकल स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए तो आईसीटी स्किल्स नाम से एक यूनिट हो गया। वहीं सबसे बड़ा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, जिस चीजों के आसपास रह रहे हैं, दैट इज योर एनवायरमेंट। तो भाई एनवायरमेंट को भी तो सेव करना है ना, तो एनवायरमेंट के प्रति भी तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली यहाँ पर ग्रीन स्किल्स जो यूनिट है, इसमें आपको अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाना है, किस तरीके से यूज करना है कि वो वेस्ट ना हो और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको छोड़कर जा सके, हम भी यूज कर सकें और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके। सो बेसिकली 5th यूनिट में आपके अंदर क्या ग्रीन स्किल्स होने चाहिए, किस तरीके से आप खुद भी सेफ रह सकते हो और एनवायरनमेंट को भी सेफ रख सकते हो, वो बेसिकली इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इन चैप्टर 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से। मींस हाउ टू सस्टेन दिस एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट में जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको कैसे सस्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका जो पार्ट ए है उसमें अगेन 5 यूनिट्स आपको मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। और इसमें टोटल आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे 12 चैप्टर। ओके, सो 1 to 12 पूरे चैप्टर्स होंगे। बुक का इंडेक्स पेज खोलो, आपको मिल जाएंगे 12 चैप्टर्स। अब आते हैं हम किस पर, पार्ट बी पर। मीन्स यदि मैं बात कर लूं पार्ट बी की, तो पार्ट बी से स्टार्ट होते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। मीन्स आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूं, तो इस सब्जेक्ट का क्या मोटिव है कि भाई कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पीसीज को आप यूज करना सीख सको। इन पर जो एप्लीकेशंस मिलती है जो आईटी की मदद से आपको प्रोवाइड की जाती है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो, अपना काम आसान कर सकते हो, जो भी एप्लीकेशंस आपको मिल रही है मार्केट में, जो सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं, उनको आप किस तरीके से अपने काम के लिए यूज कर पा रहे हो, वो बेसिकली इंक्लूडेड है इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो पार्ट बी का सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स का फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड। कहा था मैंने, क्लास 9th में आपको बेसिक्स पढ़ना है, क्लास 10th में आपको एडवांस्ड पढ़ना है। सेम नेम से सेम यूनिट्स मिलेंगी, सेम चैप्टर्स मिलेंगे, बट आपको 9th से एडवांस्ड लेवल पे 10th में पढ़ना होगा। तो क्लास 10th में आपको यूनिट 1 जो पार्ट बी की मिलेगी वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिसमें हम काम करने वाले हैं ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर पर। मींस एमएस ऑफिस का नाम आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन आजकल ओपन ऑफिस ने एमएस ऑफिस की कहीं ना कहीं जगह ले ली है। एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये तीनों एक ही है। तो यदि किसी स्टूडेंट के स्कूल में एमएस ऑफिस की बुक भी चल रही है तो बेटा घबराने की बात नहीं है। एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस सब एक ही जैसे वर्क करते हैं, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी सब सिमिलर सॉफ्टवेयर होते हैं। आई बात समझ में। तो हम काम करेंगे ओपन ऑफिस राइटर पर, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो राइटर इज द सॉफ्टवेयर विच
विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब वर्ड प्रोसेसर के नाम से आप इसे जानते हो, है ना। एमएस ऑफिस में क्या होता है, एमएस वर्ड होता है। एमएस ऑफिस में कौन सा होता है, एमएस वर्ड होता है। ओपन ऑफिस में क्या होता है, ओपन ऑफिस राइटर होता है। तो वही राइटर पर आप कैसे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करोगे, स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करोगे, इमेजेस को ऐड करना है तो ग्राफिक्स को कैसे ऐड करोगे, बनी बनाई टेम्पलेट्स मिलती है तो उन टेम्पलेट्स पे कैसे काम करोगे, उन टेम्पलेट्स की मदद से अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे इजीली क्रिएट कर पाओगे। टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स पेज यदि बनाना है, कंटेंट बनाना है वर्ड में, सपोज आप कोई बुक लिख रहे हो या कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें फर्दर पेजेस हैं, हर पेज पर अलग अलग टाइटल है, तो आप उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनाएंगे। मेल मर्ज जो कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का एडवांस्ड एक टूल होता है बेसिकली, है ना, तो इसका यूज कैसे करोगे आप, ठीक है। ये सारी चीजें हम समझेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में, जिसमें हम चैप्टर 1 to 5 में डिटेल में कवर करने वाले हैं। डोंट वरी, मैं इनके प्रैक्टिकल्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी। ऐसा नहीं है कि बस हम थ्योरी पढ़ लेंगे, हम हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे और हर एक टॉपिक के प्रैक्टिकल को भी डिस्कस करेंगे, जो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ऑनलाइन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। इवन आपके स्कूल्स में भी यदि देखा जाए तो आपका जो आईटी का पीरियड है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं लगता है, क्योंकि आपका जो मेन फोकस होता है स्कूल वालों का, या कहीं भी हम बात कर लें तो वो आपके सोशल साइंस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, इन्हीं सब्जेक्ट्स पर होता है ना, और आप भी ज्यादा फोकस नहीं करते हो। बट डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, आप इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो और आपको इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से पता है। मींस कि आईटी सब्जेक्ट की मदद से आप अपने 10th क्लास के जो स्कोर है, 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम का जो स्कोर है, उसको आप हाई कर सकते हो, है ना। बेस्ट 5 का नाम सुना है ना, सुना है कि नहीं सुना है। मींस किसी सब्जेक्ट में, मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको कम मार्क्स आते हैं और आप आईटी में यदि स्कोर कर जाते हो तो वो मार्क्स उससे रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट की अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है, सिर्फ मार्क्स को स्कोर करने के लिए नहीं, बाकी ट्रेंड में भी आजकल ये सब्जेक्ट बहुत चल रहा है। स्कोरिंग के साथ साथ स्कोपिंग भी है, मतलब फ्यूचर भी बहुत स्कोप है इसका। आ रही है ना बात समझ में। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्लियर, इसमें टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ना है और सभी एडवांस टॉपिक्स हमें पढ़ना है। यहाँ पे अब हमें डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, प्रिंट कैसे करवाना है, कैसे सेव करना है, ये सब नहीं पढ़ेंगे, ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं। बट प्रैक्टिकली मैं आपको सारी चीजें इनिशियल लेवल से बताऊंगी, ऐसा मत सोचना कि आपको नहीं मिलेगा, आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें इनिशियल लेवल से बताऊंगी। बट जिन चैप्टर्स में हमें जो एडवांस टॉपिक्स पढ़ना है, स्टाइल्स को कैसे ऐड करना है, ग्राफिक्स कैसे ऐड करना है, टेम्पलेट्स का यूज कैसे करना है, वो सब पढ़ेंगे। ओके, क्लास 10th का पार्ट बी का यूनिट 2, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जहां आप डॉक्यूमेंट्स बनाना प्रेफर करते हो, वहीं आप एक्सेल की शीट्स भी बनाना प्रेफर करते हो, जिसे हम स्प्रेडशीट्स के नाम से जानते हैं। तो स्प्रेडशीट्स क्या होता है बेटा, स्प्रेडशीट्स मैम कुछ इस तरीके से रो कॉलम में डिवाइडेड होती हैं। सो सबसे बेसिक और पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो स्प्रेडशीट के लिए यूज होता है वो है एमएस एक्सेल। यहाँ हम यूज करेंगे किसका, यहाँ हम यूज करेंगे ओपन ऑफिस कैल्क का, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में भी इसका यूज किया जाता है। ओपन ऑफिस कैल्क की मदद से आप ऐसे स्प्रेडशीट्स क्रिएट कर सकते हो जिनमें कॉलम्स का नाम होता है और रो का कुछ नंबर होता है। हर एक रो कॉलम का कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पे असाइन किया जाता है, ओके। और ये जो सेल होती है, एक्टिव सेल होती है, जहां पे आप क्या एंटर करते हो, जहां पे आप डेटा एंटर करते हो, ओके। आई बात समझ में। सपोज मैंने यहाँ पर XYZ लिख दिया तो ये एक्टिव सेल हो जाती है। ऐसे रो कॉलम में डिवाइडेड होती है स्प्रेडशीट्स, वर्कशीट्स, जिसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस कैल्क, ओके। और इसी पर ही प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जैसे आप एक्सेल में काम करते हो वैसे आप कैल्क में काम करोगे। दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दोनों में कुछ डिफरेंस हो, सिर्फ ऑप्शंस आपको कहीं इधर उधर मिलेंगे, बाकी काम सभी का सिमिलर ही होगा। सो अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम स्प्रेडशीट को में डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, स्प्रेडशीट क्रिएट कैसे करना है, एवरीथिंग, ये सारी चीजें 9th में पढ़ी हुई है। और जैसे आप फाइल्स क्रिएट करते हो वैसे आप एक्सेल शीट्स को भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर डेटा को कैसे एनालाइज करना है, शीट में जो डेटा एंटर किया हुआ है उसको एनालाइज कैसे करोगे, कौन कौन से एडवांस टूल्स है, गोलसिक है ना, सॉल्वर और आपका कंसोलिडेशन, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट से एडवांस टूल हैं जो कि स्प्रेडशीट में यूज किए जाते हैं, क्लियर। और अपने काम को आप इजी कर सकते हो। अलग अलग स्प्रेडशीट्स को डेटा को लिंक भी कर सकते हो। अब एक स्प्रेडशीट तो होती नहीं है, आप मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल शीट्स के डेटा को रिलेट करवा सकते हो, लिंक कर सकते हो सेल रेफरेंसिंग की मदद से। तो ये बेसिकली इस चैप्टर में देखेंगे। शेयरिंग एंड रिव्यूइंग स्प्रेडशीट, एक से ज्यादा यूजर यदि एक ही वर्कशीट पे काम कर रहे होते हैं,
एक से ज्यादा यूजर यदि एक ही वर्कशीट पे काम कर रहे होते हैं तो उसे शेयर कैसे करना है, उसमें कोई यूजर ने चेंज कर दिया तो उसको रिव्यू कैसे करोगे कि कहाँ चेंजेस हुए हैं, किस शीट में चेंज हुए हैं, कितनी बजे चेंजेस हुए हैं, कमेंट्स कैसे ऐड करोगे, ये सब पढ़ेंगे हम चैप्टर 8 में। वहीं लास्ट जो चैप्टर होगा वो होगा यूजिंग मैक्रोस। सो मैक्रो इज द एडवांस्ड पार्ट, एडवांस्ड टूल ऑफ स्प्रेडशीट। जैसे डॉक्यूमेंट्स में मेल मर्ज एडवांस्ड टूल है, यहाँ पे मैक्रोज एडवांस्ड टूल है। बिलीव मी, विदाउट मैक्रो, विदाउट मेल मर्ज, लिंकिंग स्प्रेडशीट, इनके अलावा आपका, इसके बिना आपका पेपर बनता ही नहीं है। तो क्लास 10th में जो बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताते चल रही हूँ कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो स्प्रेडशीट टूल में हमें क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं आपने अच्छे से देख लिया है। आप आ जाते हैं यूनिट 3 दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर। तो देखो क्लास 10th में अब आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये यूनिट एडवांस्ड दी हुई है, ये आपको 9th में नहीं मिलेगी। 9th में आपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में सुना होगा, है ना, ओपन ऑफिस इंप्रेस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे अब आपको एक नया टूल पढ़ना है, एक नया सॉफ्टवेयर डिस्कस करना है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यदि आपको एज अ बैकएंड टूल यूज करना होता है तो बैकएंड सॉफ्टवेयर हम डेटाबेस को ही यूज करते हैं, जिसमें आप बल्क में डेटा को स्टोर कर सकते हो। ओपन ऑफिस कैल्क में भी आप डेटा स्टोर करते हो टैबुलर फॉर्मेट में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम क्वेरीज का यूज करके डेटा को स्टोर करते हैं बल्क में। आई बात समझ में? तो डीबीएमएस सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, टैबुलर डेटा को क्रिएट करते हैं क्वेरीज का यूज करके। इसमें एक स्पेशल टाइप की क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल का। एसक्यूएल की मदद से आप यहाँ पे काम करोगे, लेकिन यहाँ हम जिसका यूज करेंगे वो होगा आपका ओपन ऑफिस बेस। किसका यूज करेंगे यहाँ हम जिस सॉफ्टवेयर का? ओपन ऑफिस बेस। ये बिल्कुल वैसा ही सॉफ्टवेयर है जैसा एमएस एक्सेस होता है। एमएस एक्सेस का नाम सुना है ना माइक्रोसॉफ्ट का, तो ओपन ऑफिस ने इसे ओपन ऑफिस बेस के नाम से अवेलेबल करवाया है। ठीक है, तो ओपन ऑफिस बेस पर प्रैक्टिकल देखेंगे हम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है उसका बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, और किस तरीके से ये काम करता है, इसके क्या फीचर्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीज समझेंगे। टेबल्स कैसे क्रिएट करोगे आप ओपन ऑफिस बेस में, है ना, उसी के साथ टेबल्स पे ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो उसमें से डेटा, टेबल का स्ट्रक्चर बदल सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो, तो इंसर्शन, डिलीशन, क्रिएशन, अपडेशन, दीज आर दी ऑपरेशंस। तो इन ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करना है ओपन ऑफिस बेस में? रिट्राइविंग डेटा यूजिंग क्वेरीज, क्वेरीज की मदद से, एसक्यूएल क्वेरीज की मदद से आप कैसे डेटा को टेबल से एक्सेस कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, उसके लिए कौन कौन सी कमांड्स यूज होती हैं, है ना, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऐसे सम कमांड्स यूज होती हैं, तो उन्हें कैसे यूज करना है वो पढ़ेंगे हम चैप्टर 13 में। वहीं बात करूं चैप्टर 14 की, तो इसमें हम सीखेंगे कि टेबल के अलावा आप ओपन ऑफिस बेस में फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म्स जो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है, रिपोर्ट्स जो समराइज्ड वे में डिटेल शो करने के लिए यूज होता है। मींस की रिपोर्ट्स सुना होगा आपने, जैसे आपके एट लास्ट ईयर के एंड में आपकी मार्कशीट आती है, मतलब आपकी एक तरीके से रिपोर्ट होती है वो कि होल ऑफ द ईयर आपने कैसा परफॉर्म किया है सारे सब्जेक्ट में। तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड होता है वो आपका रिपोर्ट। बिल्कुल वैसी आप यहाँ पे रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो टैबुलर डेटा की। टैबुलर डेटा से आप फॉर्म्स प्रिपेयर कर सकते हो, तो फॉर्म्स रिपोर्ट्स पे कैसे काम करना है, क्या टूल्स है, क्या ऑप्शन है जिनका यूज आप कर सकते हो ओपन ऑफिस बेस में। ठीक है, तो आप ओपन ऑफिस बेस और एमएस एक्सेस में भी बिल्कुल अंतर नहीं है, दोनों में आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, फॉर्म्स क्रिएट करोगे, रिपोर्ट्स क्रिएट करोगे, दोनों में आप एसक्यूएल कमांड्स का यूज करोगे। बस उनके जो टूल्स होते हैं ना उनकी प्लेसेस बदल जाती है, वी कैन से। बाकी ऑप्शन, मेथड्स, तरीका, ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें सेम है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो कि एमएस एक्सेस पे काम करते हैं और अब जो ओपन ऑफिस बेस पे काम करने जा रहे हैं, किसी स्टूडेंट की बुक में एमएस ऑफिस होगा, किसी स्टूडेंट की बुक में ओपन ऑफिस बेस होगा, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल के साथ समझाने वाली हूँ। ओके, कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है। क्लियर? नाउ वी आर ऑन यूनिट 4 दैट इज वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। ओके, तो यूनिट 3 तक तो हमने समझ लिया। मैम हम फर्स्ट वाली यूनिट में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस पढ़ने वाले, मतलब ओपन ऑफिस राइटर एडवांस के बारे में समझेंगे। सेकेंड यूनिट में हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस कैल्क के एडवांस टूल्स को डिस्कस करेंगे। वहीं हम थर्ड यूनिट में एक नया टॉपिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओपन ऑफिस बेस के बारे में पढ़ेंगे। बट इन यूनिट 4 यहाँ पे हम इंटरनेट पर आप कैसे सेफ रह सकते हो, इंटरनेट का यूज कैसे करना है, इंटरनेट में नेटवर्किंग क्या होती है, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हो, क्या क्या एप्लीकेशंस इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है, कैसे आप सिक्योर रह सकते हो,
ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में जो पहला चैप्टर होगा वो होगा वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। मींस कि वो सारे पर्सन्स जो डिसेबल होते हैं, ठीक है, जिन्हें प्रॉपर दिखता नहीं है, देखने में कठिनाइयां आती हैं, हो सकता है उनका आई जो है विजन जो है आई विजन वो लो हो, ठीक है, तो बेसिकली उनके लिए कंप्यूटर सिस्टम कुछ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस देता है। जिनके हैंड ट्रेमर्स होते हैं, डबल कीज प्रेस हो जाती है एक बार प्रेस करने से, तो बेसिकली ऐसे डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो क्या एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हो सकते हैं जिनकी मदद से डिसेबल पर्सन भी कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी का यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ स्टिकी कीज होती हैं, फिल्टर कीज होती है, ये हर साल पेपर में पूछी जाती है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो वो अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे नेटवर्क बड़े बड़े नेटवर्क को मिलाकर एक इंटरनेट बना है जिससे हम वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ग्लोबली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग क्या हुआ, नेटवर्क क्या हुआ, कितनी टोपोलॉजीज होती हैं, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, आप कैसे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, ये सभी चीजें हम चैप्टर नंबर 16 में पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल द फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। अब इंस्टेंट मैसेजिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर इंटरनेट की सर्विस है या नहीं, ये बताओ। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये सारी चीजें इंस्टेंट मैसेजिंग आपको प्रोवाइड करती है। इंस्टेंटली आप कहीं भी किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, है ना। तो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर क्या हो गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। गूगल चैट के थ्रू आप चैटिंग कैसे कर सकते हो, ये गूगल का एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोवाइड करता है, गूगल चैट। ओके, वहीं ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स को कैसे आप पब्लिश कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स भी अवेलेबल होते हैं यदि आपको ऑनलाइन एडिटिंग नहीं करनी है। तो ब्लॉग क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ब्लॉग क्रिएट कैसे करते हैं। यदि आपको अभी तक भी ब्लॉग क्रिएट करना नहीं आता है तो इन चैप्टर्स में हम समझेंगे, सीखेंगे कि ब्लॉग्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। ऑफलाइन ब्लॉग नहीं आ रहा है तो हम ऑनलाइन ब्लॉग का भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ऑफलाइन ब्लॉगिंग का भी आप यूज कर सकते हो। सो बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस होंगे सारे, जब मैं आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो ये सिर्फ आपके 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे नहीं पढ़ना है। क्या बताया मैंने कि 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे मत पढ़ना, ये आपकी रियल लाइफ के लिए आगे जो आपका पूरा फ्यूचर बचा हुआ है, जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, उनमें भी काम आने वाला है ना जी। चलिए, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजों को कवर करना है और मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगी। ये मेरी गारंटी है कि आप इस ईयर 24-25 में पेपर को फोड़कर आओगे अपने बोर्ड एग्जाम के ITQ पेपर को, और 50 में से 50 मार्क्स लेकर आओगे। बस करना क्या है बच्चा, उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है। जैसे वीडियो लेक्चर्स आते हैं टाइम टू टाइम आप देखो, सीखो क्या सिखाया मैंने, क्या बताया, ताकि जब एग्जाम टाइम आएगा तो उस टाइम पे हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर्स एंड एवरीथिंग सारी चीज क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर करके आ सको, है ना। तो एग्जाम की तैयारी शुरुआत से करनी होगी। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, सुना है ना। तो बिल्कुल हमें थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते चलना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इलेक्टिव है बट इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स स्कोर करवा सकता है ना जी। चलो आगे बढ़ेंगे इसी यूनिट में 21 चैप्टर, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है, चाहे फिर वो कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो या फिर आपको शॉपिंग करते हो ऑनलाइन। जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो ना। सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। मींस चैप्टर 22 आपको मिलेगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद कि इंटरनेट का जब आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी एक मेन एस्पेक्ट होता है। आप इंटरनेट पर अपने डेटा को, अपने फाइल्स को, इंपॉर्टेंट जो भी आपका सेंसिटिव डेटा वगैरह है उसको कैसे सिक्योर रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स, वायरसेस, थ्रेट्स होते हैं, हैकर्स होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। सो इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे बचा जा सकता है थ्रेट से, वायरसेस से, वो बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 23 दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कप्लेस सेफ्टी, कि आप कहीं भी काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, आप अपने घर में रहकर भी यदि काम कर रहे होते हो, या आप एज एन एम्प्लॉय कहीं ऑफिस में कहीं कुछ काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो सेफ्टी सबसे मेजर एस्पेक्ट होता है। किसी की भी सेफ्टी सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। तो काम अपनी जगह पर है, लेकिन वर्क प्लेस पे काम करते समय क्या सेफ्टी होना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। आपने देखा आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज होती हैं,
अब ये बताकर नहीं होती है, आपको नहीं पता होता है कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, यही इमरजेंसी होने वाली है, कहीं पे फायर हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है ना, या कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। लाइक हम बात कर लें, आप ड्राइव कर रहे हो और सडन एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे टाइम पर आपको कैसे उस चीजों को प्रिवेंट करना है, ऐसे टाइम पर आपको क्या एक्शंस लेने हैं, ऐसे टाइम पर आपको किन स्किल्स की जरूरत होती है, किन चीजों की नीड होती है, तो कैसे आप इन्हें प्रिवेंट कर सकते हो, बेसिकली ये 24 नंबर के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वहीं प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, किसी की भी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इवन अपनी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है। ओके, तो हेल्थ को कैसे बना के रखना है प्रॉपर तरीके से, और अपनी सेफ्टी कैसे रखना है जब आप कहीं पर भी वर्क कर रहे हो, चाहे घर में, कहीं बाहर, एज एन एम्प्लॉय, एज एन वर्कर। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर 25। सो ओवरऑल यदि देखा जाए तो यूनिट 4 में आपको मिलेंगे कुछ इतने चैप्टर्स, जिसमें हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इंटरनेट की सर्विसेज, एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में समझेंगे, इंटरनेट की सिक्योरिटी क्या होता है। और वही जो ये 3 चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं, वर्क प्लेस सेफ्टी, एक्सीडेंट, इमरजेंसीज, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क, ये रिलेटेड है आपके वर्क प्लेस सेफ्टी से। ओके, कि व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन समवेयर, तो हाउ टू सेव, how to maintain your health और how to prevent ourselves from accident and emergencies। ओके, सो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हमारा एक्चुअल में सिलेबस क्या है। पार्ट ए और पार्ट बी में आपकी बुक डिवाइडेड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पार्ट ए और पार्ट बी तो ठीक है मैम, इसमें जो यूनिट्स है वो भी समझ में आ गई, लेकिन ये एग्जाम में आएंगे कितने मार्क्स के, तो ये भी कंसर्न आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मींस कि यदि आपको इनिशियल लेवल से ही, पहले दिन से ही, जिस दिन से आपने आईटी पढ़ना शुरू किया, आपको ये पता है कि पार्ट ए से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी इतने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, मतलब पार्ट ए पार्ट बी का वेटेज यदि आपको क्लियर है तो आप उस हिसाब से पढ़ाई करोगे, और मैं भी आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करवाने वाली हूँ स्टार्टिंग से ही। तो हम क्यों नहीं हाईएस्ट मार्क्स को अचीव कर पाएंगे, राइट। सो अच्छे से समझ लो, पार्ट ए जो है आपकी बुक में, पार्ट ए जो दिया हुआ है उससे सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पार्ट बी से आपसे पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस। मींस कुल मिला के जो आपका थ्योरी पेपर होगा वो होगा मैम 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा थ्योरी पेपर आपका? 50 का। तो वही प्रैक्टिकल भी तो 50 मार्क्स का होगा। तो थ्योरी आपकी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से पूछी जाएगी। पार्ट ए 10 मार्क्स का होगा और पार्ट बी 40 मार्क्स का वेटेज रखेगा। तो थ्योरी पेपर जो 50 मार्क्स का होगा वो कुल मिला के ऐसे होगा, पार्ट ए से 10 मार्क्स का ही प्रिपेयर करना है, पार्ट बी से 40 मार्क्स का प्रिपेयर करना है। ओके, तो कुल मिला के ऐसे हो गए आपके 50 मार्क्स। तो जो आपका थ्योरी पेपर होगा बोर्ड एग्जाम में वो इसी वजह से 50 मार्क्स का होगा। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। तो मैम थ्योरी के बारे में तो समझ में आ गया, बट इस प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स का क्या करें? तो इसके लिए आपको अपने स्कूल वालों से बना के रखनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली जो आपके आईटी की टीचर है स्कूल में, जो आपको आईटी पढ़ाएंगी, भाई उनके साथ आपको बना के रखनी पड़ेगी, उन्हें इंप्रेस करके चलना पड़ेगा ताकि वो आपको पूरे 50 मार्क्स दे दे। यदि प्रैक्टिकल में पूरे 50 नहीं भी मिले, 49 48 भी मिल गए तो आपके लिए बहुत है। यदि आप इतने मार्क्स अचीव कर लेते हो, थ्योरी में लाने की जिम्मेदारी 50 मार्क्स ये मेरी है। मैं मान के चलती हूँ ये बात कि आप मेरे साथ बने रहोगे टिल एंड ऑफ द एग्जाम, सो वी कैन डेफिनेटली अचीव दिस टारगेट। हमारा टारगेट आज से ही यही होगा कि हम थ्योरी फोड़कर आ जाए, पूरा पेपर में 50 मार्क्स लेकर आ जाए, ऐसे अटेम्प्ट करके आए। और प्रैक्टिकल में तो आप अचीव कर ही लोगे, तो हो गए ना 100 मार्क्स कंप्लीट, है ना स्कोरिंग। प्रैक्टिकल भी मैं आपको करवाऊंगी, सारे चैप्टर्स जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं उनका प्रैक्टिकल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप प्रैक्टिकल एग्जाम को भी आराम से निकाल लो। मैडम कैसा भी क्वेश्चन दे देगी आपकी टीचर आपको आईटी का, आप करके आओगे आराम से, है ना। सो डोंट वेरी अबाउट एनीथिंग, आई एम हियर। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला सही प्लेटफॉर्म पे आए हो तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको आईटी इतने अच्छे से मिलना भी नहीं है। ओके, चलिए, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 पांचों यूनिट आपके सामने है। ओवरऑल कितना वेटेज रखता है भाई? 10 मार्क्स का वेटेज रखता है मैम। वहीं बात कर ले पार्ट बी, आईटी डेटा एंट्री कीबोर्डिंग। अच्छा, ये देखो 9th के टेबल यहाँ पे एज इट इज आ गई है। यहाँ पे आपका हो जाएगा बेसिकली जो यूनिट 1 है वो यूनिट 1 आपकी जो हमने अभी पढ़ी थी, क्या थी? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, ठीक है। वहीं बात कर ले आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस, देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ये 4 यूनिट्स बेसिकली आपको पढ़नी है और उनसे आपसे पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के क्वेश्चन। सो सेकंड यूनिट आपका ज्यादा वेटेज रखती है। एंड लास्ट दैट इज पार्ट सी। अब आप सोच रहे होंगे पार्ट सी तो था ही नहीं अभी तक, तो मैम ने पार्ट ए और बी बताया। तो भाई पार्ट सी का मतलब यहाँ पे कुल मिला के आपके प्रैक्टिकल्स है, कि जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है आपके स्कूल में एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द लास्ट ऑफ द सेशन, तो वहां पे आपका होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसमें
में आपको ऑन स्क्रीन कुछ प्रैक्टिकल करके देना होगा, ऑन शीट आपको वही प्रैक्टिकल लिखना होगा जो भी आपने किया उसको स्टेप्स के अकॉर्डिंग। फिर आपका होगा एक रिटन टेस्ट जिसे मैंने बताया अभी, और होगा आपका वाइवा। और साथ ही आपको यहाँ पे बनानी होगी एक प्रोजेक्ट फाइल भी, आपका टीचर आपको प्रोजेक्ट फाइल भी बनाने को देगा। तो कुल मिला के ऐसे 4 चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका, रिटन टेस्ट होगा, वाइवा होगा, प्रोजेक्ट फाइल होगी, और कुल मिला के इन चारों के 50 मार्क्स होंगे। कितने होंगे बेटा? इन चारों के 50 मार्क्स होंगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, वाइवा भी देना होगा, प्रैक्टिकल फाइल भी देनी होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम भी देनी होगी। और प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या करके आओगे वो मैं बता दूंगी आपको कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आएंगे जिसको आपको प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है। वेल आपकी टीचर भी आपको इन्फॉर्म कर ही देगी। ओके, तो डरने घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिकॉज आई एम हियर फॉर यू ओनली। और क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो आप डेफिनेटली फोड़ कर आओगे और फुल मार्क्स लेकर आओगे। पूछ लेना अपने सीनियर्स से कैसा पेपर आया था, और एंड मोमेंट पे मैंने उनकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन करवा दी थी। जब एंड मोमेंट पर 10 दिन एग्जाम के पहले वो पेपर फोड़ के आ सकते हो तो फिर तो हम बिल्कुल शुरुआती दौर से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, है ना जी। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहां से मैं शुरुआत करूंगी आपकी बुक पार्ट ए यूनिट 1 की। फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।